नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। ये कहानी है एक ऐसे जिसकी फांसी होने के बाद भी लोगों में दो राय रही कि निर्दोष था या कसूरवार। ये कहानी है धनंजय चटर्जी की, जिस पे आरोप था बलात्कार, हत्या। इसी कहानी को मैं सुनाने का प्रयास करूंगा आपको कि किस तरह से घटी ये कहानी और किस तरह से धनंजय चटर्जी को दी गई फांसी। कहानी सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं कहानी की। कहानी है कोलकाता की। एक ऐसी कहानी है जिसमें लोगों का गुस्सा बहुत ही चरम सीमा पे थे और जब तक उसको फांसी नहीं दे दी गई, जब तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। और फांसी देने के कुछ दिनों बाद में कुछ इस तरह की सच्चाइयाँ बाहर आने लगी या कुछ इस तरह की दबी हुई बातें बाहर आने लगी, जिससे समाज और जनता को दो भागों में बांट दिया। बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक आनंद अपार्टमेंट नाम की एक सोसाइटी थी। उसी में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम था नागरदास और उसकी पत्नी का नाम था यशोमती बेन। ये परिवार 1987 में गुजरात से कोलकाता में आकर शिफ्ट हुआ था। इनके दो बच्चे थे। उनका एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी का नाम था हेतल पारिक। जो नागरदास थे, उनका एक ज्वेलरी का बिजनेस था। वो बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। गुजरात के रहने वाले व्यापारी थे, वो कोलकाता में आकर रहने लगे थे। उसका अच्छा खासा बिजनेस था। दो बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ आनंदपूर्वक रहा करते थे। और उनकी बेटी कोलकाता के ही एक स्कूल में पढ़ा करती थी, जो कोलकाता के बाजार में ही पढ़ता था। जिस अपार्टमेंट में रहा करते थे, उसी में 1987 से पहले, उनके आने से पहले, एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी द्वारा अपॉइंट किया गया था, जिसका नाम था धनंजय चटर्जी। धनंजय चटर्जी जो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में काम किया करता था, उसकी ड्यूटी सुबह 6 बजे से और दोपहर 2 बजे तक होती थी। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। ये फैमिली जिसका बिजनेस था ज्वेलरी का, और वो अपने बेटे के साथ ज्वेलरी की दुकान संभालते थे। उसकी पत्नी थी, वो हाउस वाइफ थी, और जो बेटी थी वो स्कूल में पढ़ा करती थी। और इधर धनंजय चटर्जी 1989 में एक लड़की के साथ शादी की, जिसका नाम पूर्णिमा था, और वो भी अपनी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश था। धनंजय की जो पत्नी थी, वो आंगनबाड़ी में काम किया करती थी। 1200 रुपये मंथली वेतन पाती थी। और धनंजय ने उसके परिवार वाले को बताया कि वो बीएसएफ में एक सिपाही है और वो बीएसएफ में नौकरी करता है। लेकिन शादी होने के बाद पूर्णिमा को इस सच्चाई से रूबरू होना पड़ता है कि वो किसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी धनंजय से पूर्णिमा की, और पूर्णिमा इन सब बातों को भुलाकर अपने जीवन को उसी व्यवस्था में काटने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है, सब बातों को भुलाकर। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन 1990 का साल आ जाता है, उसमें कुछ ऐसी घटना होती है जिससे सब कुछ बदल जाता है। जो लड़की थी केतन पारिक नाम की, वो कॉलेज में जाती थी। उसका बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। करीब सुबह 7:30 बजे जाती थी और दिन में घर में 1 बजे वो लौट के आती थी। और एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि जो इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है, वो मुझे गंदी नज़रों से देखता है और गंदे गंदे कमेंट पास करता है। उसकी माँ ये बात सुनती है, लेकिन इन बातों को चुपचाप सहन कर लेती है। हो सकता है कि किसी गलतफहमी की वजह से ये बातें बढ़ जाए। वो नहीं चाहती थी कि इन बातों का पता लगे किसी को। लेकिन जब दूसरा दिन होता है 3 मार्च का, तो हेतल जो पारिक थी, वो सुबह एग्जाम के लिए निकली और दोपहर में जब वो वापस आई, तो धनंजय ने उससे गंदी नज़रों से और फिर उसको अलग तरह के कमेंट करते हुए पिक्चर देखने के लिए कहा। ये बातें फिर वो अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ को ये बात सुनकर फिर गुस्सा आ जाता है और वो एंजॉय करने लगती है हेतल के पिताजी का। जब हेतल के पिता घर पहुंचते हैं तो ये सारी बातें उसको बताई जाती है। तो हेतल के पापा, जो उस सोसाइटी में रहते थे, उनको गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आने के बाद में वो उसी टाइम उठ करके उस एजेंसी को उसकी कंप्लेंट कर दी जाती है और धनंजय चटर्जी को वहाँ से हटाने के लिए उस कंपनी से कह दिया जाता है कि वो लड़कियों पे कमेंट करता है, उसको यहाँ से हटा दिया जाए। इसके बाद धनंजय चटर्जी को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नए गार्ड की वहाँ ड्यूटी लगा दी जाती है। दूसरा दिन होता है, सुबह 6 बजते हैं, तो धनंजय चटर्जी उसी जगह पे काम करने आ जाता है, आनंद सोसाइटी में, और अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। हेतल के पिता और उसका भाई दोनों सुबह नहा धो करके अपनी दुकान पे चले जाते हैं और उस लड़की जो होती है, वो अपने एग्ज़ाम के लिए स्कूल चली जाती है।
और 1 बजे वो वापस लौट आती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस दिन उसने कोई कमेंट नहीं किया। उसके बाद जो हेतल की माँ होती है वो शाम को करीब 5 बजे एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और हेतल को घर पे ही छोड़ जाती है। शाम के 5 बज रहे थे तो धनंजय की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, लेकिन धनंजय अपने घर जाने के बजाय वहीं सिक्योरिटी रूम में रुकता है और करीब 5 बजे वो अपनी ड्रेस चेंज करके और वहीं रुकता है। जब हेतल की माँ मंदिर जाती है तो उसको देखता है कि उसकी माँ मंदिर जा चुकी है और फिर वो अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मुझे यहाँ 3rd अपार्टमेंट में कोई काम है और मुझे एजेंसी मालिक से मिलना है, उनसे बताना है कि कल से मैं ड्यूटी कहीं और कर लूँगा। और उसी अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पे ही हेतल पार्क भी रहा करती थी। धनंजय जब सिक्योरिटी वाले को अपने साथी को ये बताता है कि मुझे 3rd फ्लोर पे जाना है तो वो उससे कहता है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और वो 3rd फ्लोर पे चला जाता है। उस समय फ़ोन की व्यवस्था बहुत ही कम थी, हर किसी के यहाँ फ़ोन नहीं रहा करता था। ये 1990 की बात है। उसके बाद आनंद अपार्टमेंट में जो एजेंसी थी जो गार्ड प्रोवाइड करवाती थी, उसी का जो मालिक होता है वो वहाँ आ जाता है और उस गार्ड से पूछता है जो ड्यूटी पे होता है कि आज किसी नए गार्ड ने यहाँ पे ड्यूटी की है क्या। लेकिन वो बताता है कि नहीं सर, यहाँ तो धनंजय ही ड्यूटी कर रहा था, लेकिन अब इस टाइम वो ऊपर गया हुआ है और किसी काम से वो आपसे मिलने गया है शायद। तो वो कहता है कि उसको बुला के लाया जाए। तो गार्ड जो आता है वो नीचे से ही आवाज़ लगाता है धनंजय को नीचे आने के लिए। इसके बाद धनंजय 3रे फ्लोर से एक खिड़की से गर्दन बाहर करके आवाज़ लगाता है। वो कहता है कि मैं नीचे आ रहा हूँ। करीब 5:45 पे वो नीचे आता है। कंपनी का जो मैनेजर होता है या मालिक होता है उससे वो बातें करता है। उससे कहता है कि तुम्हें तो कहीं और रिपोर्ट करनी थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है सर मेरे निजी कारण थे, इस वजह से मैं यहाँ आ गया हूँ, आप चिंता ना करें, मैं 1-2 दिन में यहाँ से कहीं और ड्यूटी के लिए चला जाऊँगा। कंपनी का मैनेजर होता है वो ये बातें सुन करके और संतुष्ट होकर के वहाँ से चला जाता है। इतनी देर में 5:55 रहा होगा उस समय का समय। तो जो यशोदा बहन थी हेतल पारिक की माँ, वो मंदिर से लौट के आ जाती है। लिफ्ट से वो 3rd फ्लोर पे पहुँचती है अपने घर की तरफ और जाकर के दरवाज़ा बजाती है, लेकिन दरवाज़ा बजाने के बाद अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, दरवाज़ा नहीं खुलता है। उसके बाद वो दोबारा दरवाज़ा पीटती है और जोर से आवाज़ लगाती है, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। दरवाजे के बाद खोलने की कोशिश भी नाकाम हो जाती क्योंकि दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाती, दरवाजे को पीटती, तो कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और सभी मिलकर कोशिश करते हैं कि दरवाजे को खोला जाए। किसी तरह से दरवाज़ा को खोल दिया जाता है और हेतल पारिक की जो माँ थी यशोमती बहन, वो अपने घर के अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है तो घर में सारा सामान बिखरा हुआ था। उस चीज़ को देख के थोड़ा दंग रह जाती है। उसके बाद वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है और बेटी के कमरे में जैसे ही पहुंचती है तो वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है और वो देखती है कि पूरा सामान बिखरा हुआ है और उसकी बेटी लहूलुहान हालत में बेड पे पड़ी हुई थी, बेहोश थी। इतना देखने के बाद वो जल्दी सी फ़ोन करती है अपने पति को और अपने बेटे को और उनको दुकान पे से बुला लेते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में ये खबर फैल जाती है कि इस तरह से उस लड़की के साथ मारपीट की गई है और वो लहूलुहान हालत में बेड पे पड़ी हुई मिली और सामान सारा उसका बिखरा हुआ पड़ा है, जैसे किसी ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया हो। और हेतल पारिक की भी मृत्यु हो जाती है। हेतल पारिक की मृत्यु की खबर जैसे लोगों को मिलती है तो सभी लोग उनके घर पहुंचने लगते हैं, लोगों का जमवाड़ा लगने लगता है। करीब रात के 9 बजे जाते हैं उस टाइम तक और 9 बजे पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस भी वहाँ आ जाती है। पुलिस आकर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और घर की बारीकी से जांच करती है। घर की जांच में उनको एक बटन मिलता है जो क्रीम कलर का होता है और एक चैन मिलती है। चैन जो होती है वहाँ लोगों से पूछताछ की जाती है तो वहीं एक व्यक्ति होता है, वो कहता है कि ये चैन तो मेरी है और ये अभी मेरे गले में थी, हो सकता है किसी इधर उधर डोलने और घूमने में ही ये चैन यहाँ गिर गई हो। उसके बाद पुलिस 6 मार्च को दूसरे दिन सभी से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान और पुलिस जब उस जगह की तलाशी लेती है तो उसको ब्लड के सैंपल, खून के छींटे और फटे हुए कपड़े के कुछ पीस मिलते हैं। और जो हेतल पारिक के पिता होते हैं वो पुलिस को बताता है कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है वो मेरी बच्ची को परेशान करता था, हो सकता है ये घटना को अंजाम उसी ने दिया हो। और पुलिस को यह भी बताता है कि मैंने उसकी सोसाइटी में कंप्लेंट भी की थी कंपनी को, मैनेजर को फ़ोन करके, और कहा भी था कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये बच्चियों पे
इस तरह के कमेंट पास करता है, इसकी ड्यूटी कहीं और लगा दी जाए, लेकिन वो कहीं और ड्यूटी करने नहीं जाता, यहीं ड्यूटी करने आ जाता है। और जब उसकी माँ से पूछताछ की जाती है तो उसकी माँ भी सेम बात बताती है, और ये भी बताती है कि जब मैं मंदिर से वापस लौट के आई तो मुझे लिफ्ट मैन ने ये बताया था कि धनंजय आपकी अपार्टमेंट की तरफ गया था, आपके फ्लैट की तरफ गया था। और ये भी पता लगता है पुलिस को कि वहाँ से एक घड़ी भी गायब हो जाती है। पुलिस को उसको आसपास ढूंढती है तो वो उसका वहाँ कोई पता आता नहीं रहता। और पुलिस को ये भी बताता है कि यहाँ कंपनी के मैनेजर आ गए थे या मालिक आ गए थे, उनके कहने पे मैंने उसको आवाज़ लगाई थी ऊपर, और मैंने कहा था कि मालिक आपको बुला रहे हैं, तो 10 मिनट बाद में ही वहाँ से लौट के आ जाता है और कंपनी मालिक से उसकी बात होती है। उसके बाद कंपनी मालिक को बुलाया जाता है जो उस एजेंसी को चलाता है, सिक्योरिटी को, और पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है। तो पुलिस को वो बताता है कि धनंजय को ड्यूटी कहीं और करनी होती है, लेकिन वो ये बताता है कि उसको किसी मुंडन संस्कार में अपने गांव जाना है, और इस वजह से वो बैग पैक करके लाया था और वो यहाँ से ही अपने गांव की तरफ जाने वाला था। उसके गांव जाने वाली जो ट्रेन थी वो थोड़ी लेट थी, इसी वजह से वो यहाँ रुका था। उसके बाद वो पिक्चर देखने के लिए चला गया और वहीं से वो अपने गांव की तरफ निकल गया। पुलिस ने काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद में उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है। उसमें ये देखा जाता है कि जो हेतल पारिक होती है उसको चाकुओं से गोदा गया था, चाकू से उसकी हत्या की थी और उसको बलात्कार करने की भी कोशिश की थी, बलात्कार भी हुआ था। पुलिस करीब 2 महीने की जांच पड़ताल के बाद में धनंजय को उसी के गांव से गिरफ्तार कर लेती है, और पुलिस जब उसके घर की तलाशी लेती है तो वो घड़ी भी वहां मिल जाती है जो उसके घर से चोरी हुई थी, या जो हेतल पारिक के घर से चोरी हुई थी, और वो कपड़ा भी मिल जाता है जिसको पहन करके ये घटना को अंजाम दिया जाता है। इतनी कहानी सुनने के बाद शायद आपके दिमाग में भी यही बातें आ रही होगी जो उस टाइम उस समय उन लोगों के दिमाग में चल रही थी, मीडिया के दिमाग में चल रही थी, कि जैसे कि धनंजय अपनी बेइज्जती अपने ट्रांसफ़र का बदला लेने के लिए हेतल पारिक के घर जाता है, पहले उसका रेप करता है, उसके बाद उसकी हत्या कर देता है, और चलते वक्त वो घड़ी भी चुरा लेता है, और वो बटन भी उसका वहीं टूट जाता है जहां उसने इस घटना को अंजाम दिया। उस टाइम मीडिया, अखबारों में और वहाँ जमा लोगों में यही बात थी, यही बातें उनके सबके दिमाग में थी, और इसी बात को लेकर के लोगों में गुस्सा था कि कोई आदमी सिक्योरिटी का काम करने वाला जो घर की रक्षा करता है, सिक्योरिटी करता है, वो इस घटना को अंजाम देता है। एक हंसती खिलती हुई ज़िंदगी 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को मार देता है, हैवानियत की हदें पार कर देता है। उस टाइम सभी के दिमाग में यही बातें थी। उसके बाद पुलिस इस मामले को न्यायालय में भेज देती है, न्यायालय में केस की सुनवाई चलती है। तो सभी गवाह जो थे, जिनकी गवाही के ऊपर, जिनके कहने के ऊपर ये केस बना था कि उस धनंजय के बारे में सब लोगों ने जो बताया था, और जो नौकर होता है, जो सफाई कर्मी होता है जिसकी चैन वहाँ मिली थी, वो भी ये कहता है कि धनंजय को उसने ये चैन गिफ्ट की थी। हो सकता है कि उस घटना के दौरान ये चैन वहाँ गिर गई हो, और उसकी जो घड़ी थी वो भी उनके यहाँ से मिलती है। लेकिन धनंजय बार बार ये कहता रहता है कि उसने हेतल पारिक को नहीं मारा, ये सब झूठ है। फॉरेंसिक टीम जो होती है, जो बटन मिलता है हेतल पारिक के घर में, उस बटन का मिलान उसकी उसी शर्ट से किया जाता है, लेकिन उस शर्ट का बटन वहां पहले मौजूद था, और टीम ये कहने में असंतुष्ट थी कि वो बटन उसी शर्ट का है या नहीं है। काफी दिनों तक ये केस सिविल कोर्ट में चलता है। गवाहों और पुलिस की जांच के आधार पर कोर्ट धनंजय को फांसी की सजा सुना देती है। उसकी फांसी की सजा सुनने के बाद में वो अपने वकील के जरिए ये मामला हाई कोर्ट में लेके जाता है। हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है, हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करती है, तो वो भी धनंजय को दोषी करार देती है और उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखती है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट जब में ये मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करती है, जिस पे लोगों की सुरक्षा का भार हो और वही इस तरह की घटना को अंजाम दे, उसे फांसी ही देनी चाहिए, उसको माफी नहीं मिल सकती। उसके बाद 24 मार्च सन 2004 को धनंजय को फांसी देने की तारीख तय हो जाती है। जब सजा फांसी देने का समय जब आता है तो धनंजय उससे एक दिन पहले ही एक याचिका देश के राष्ट्रपति के नाम से दया याचिका लगा देता है। दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंचती है, राष्ट्रपति विचार के लिए उसको रख लेते हैं
उसके बाद फांसी टल जाती है। लेकिन सबकी नज़रों में एक ही बात थी कि 16 साल की 10वीं क्लास की पढ़ने वाली बच्ची जिसकी रक्षा का दायित्व था जिस आदमी पे, जो सिक्योरिटी का काम करता था, उसी आदमी ने इस घटना को अंजाम दिया। एक 16 साल की बच्ची की बलात्कार करके मार डाला। तो राष्ट्रपति की यहाँ से भी उसकी फांसी की जो अपील है वो रिजेक्ट हो जाती है। इसके बाद उसकी अपील रिजेक्ट होने के बाद में 15 अगस्त सन 2004 को उसकी फांसी की तारीख तय कर दी जाती है कि सुबह 4:30 बजे उसको फांसी दी जानी है। जब ये खबर लोगों तक पहुंचती है और धनंजय के बार बार अपील करने और बार बार ये कहने पे कि उसने निर्दोष है, उसे गरीब आदमी हूँ, मुझे किसी ने फंसाया है, उसके बाद कुछ लोग उसको प्रोटेस्ट भी करते हैं। लेकिन उस टाइम किसी पे उसका असर नहीं होता, क्योंकि दिमाग में यही होता है कि एक सिक्योरिटी करने वाला आदमी किसी बच्ची की हत्या कर देता है तो लोगों में गुस्सा होता है। उसके बाद 15 अगस्त सन 2004 का समय आ जाता है। 4 बजे होते हैं सुबह के, जब धनंजय को जगाया जाता है, निलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं। और जब उसको फांसी घर की तरफ ले जा रहे थे तो धनंजय कहता है कि मेरे मरने के बाद भी ये केस चलता रहेगा, इसकी जांच चलती रहेगी। तो पुलिस वाला उसको कोई जवाब नहीं देता। जब धनंजय फांसी घर में पहुंचता है तो वहां पर डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और जल्लाद और कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद होते हैं। और वो आखिरी वक्त में भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा परिवार खुशी रहे, सुखी रहे। और पुलिस वालों को ये सबको ये बताता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए मुझे फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। मैंने किसी की हत्या नहीं की या ना किसी का बलात्कार किया, और मैं गरीब आदमी हूँ इसलिए मेरी नहीं सुनी गई। और मरते वक्त भी यही बात कहता है। उसके बाद सुबह 4:30 बजे धनंजय को फांसी दे दी जाती है। फांसी लगने के कुछ देर बाद में डॉक्टर ये जांच करते हैं कि धनंजय की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उसको फांसी के फंदे से उतारा जाता है। लेकिन धनंजय का बॉडी थी, उसको लेने उसके परिवार वाले के यहाँ से कोई नहीं आया था, तो पुलिस वालों ने ही उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया। बताते हैं, सुनाते हैं कि उसके परिवार के लोग भी यही सोचते थे शायद उसने उस लड़की की हत्या की है, इसीलिए उसके परिवार से भी कोई नहीं आया। उसकी फांसी हो गई, ये केस खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन लोगों में ये चर्चा का विषय बनता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस केस में वो निर्दोष था, उसको फंसाया गया था, और उसको धनंजय चटर्जी की तरफ से भी देखना चाहिए कि वो सही कह रहा है या गलत। क्योंकि धनंजय चटर्जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो 3rd फ्लोर पे गया तो था, लेकिन हेतल पार्क के पास नहीं गया था। वो एक मददगार इंसान था। जब किसी को कोई समस्या होती है या छोटी मोटी रिपेयरिंग का काम होता है तो उसको बुला लिया जाता है, जिससे वो लोगों की हेल्प करता था, और वो उससे किसी तरह से बदतमीजी नहीं करता था। वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था। ये उसने अपने इंटरव्यू में भी बताया था। इस केस के बाद कुछ लोगों ने धनंजय की तरफ से सोचना चालू किया और इस केस के नए तथ्य कुछ लोगों के सामने पेश किए। जैसे धनंजय ऊपर गया तो 5:25 हो रहे थे, और जब उस गार्ड ने उसको आवाज लगाई तो 5:45 में वो आवाज लगा के कहता कि मैं आ रहा हूं। तो उसके पास टोटल 20 मिनट थे। पुलिस ने वहां से कोई भी फिंगरप्रिंट बरामद नहीं किया जिसकी बॉडी से उसका मैच हो सके, और उसके बाद वो बटन भी उसकी शर्ट से मैच नहीं किया जो वहां मिला था। उसके बाद गार्ड भी ये कहता है कि उसने सिर्फ आते हुए देखा था, जाते हुए नहीं देखा। उसकी मां के अनुसार भी ये बात पता लगती है कि जो मंदिर गई थी, जो 5:25 पे गई थी, 5:45 पे वो वापिस आ गई थी। तो कुछ तथ्य लोगों के सामने ये भी हुए कि जिससे वो ऐसा लगता था कि धनंजय ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया, क्योंकि धनंजय ने लास्ट तक, मरते समय तक भी इस बात का इकरारनामा नहीं किया, कबूल नहीं किया। कई ऐसे तथ्य थे जिनकी जांच सही तरीके से नहीं हुई। जैसे बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बलात्कार की पुष्टि होने के बाद भी धनंजय का DNA टेस्ट नहीं किया गया, फिंगरप्रिंट का मिलान भी नहीं हुआ, और वो शर्ट का बटन भी उससे मैच नहीं खाया, और गवाहों के बयान भी बदलते रहे। और धनंजय लास्ट तक भी इस बात को स्वीकार नहीं करता था कि उसने किसी लड़की की हत्या कर सकता है, या सोच भी नहीं सकता। वो हमेशा यही कहता रहा कि वो किसी की हत्या के बारे में सोच भी नहीं सकता। और भी ऐसे तथ्य हैं, जैसे उस लड़की की मौत हो गई तो अंदर से दरवाज़ा किसने बंद किया, क्योंकि जब उसकी माँ ने दरवाज़ा पीटा या उस खटखटाया तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद था, जबकि हेतल पार्क की मौत हो चुकी थी तो दरवाज़ा अंदर से कौन बंद करता। जिस गार्ड ने धनंजय के खिलाफ गवाही दी थी, उसी गार्ड के खिलाफ धनंजय ने पहले भी कंप्लेंट कर रखी थी कंपनी में
कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है। और जब ये जानती थी, ये वो लड़की हेतल पारिक थी, उसके साथ छेड़खानी की है, तो फिर वो दरवाज़ा क्यों खोला गया और धनंजय को अंदर क्यों आने दिया गया। इस सारे मामले को देखने के बाद ये पता लगता है कि धनंजय के खिलाफ़ कोई इस तरह का सबूत नहीं मिला था, ना उसके उंगलियों के निशान थे, ना उसकी कोई कहानी में इस तरह की बात थी जिससे उसको दोषी माना जाए। क्योंकि पुलिस सिर्फ कहने मात्र से, किसी ने झूठ कहा उसी को सच मान करके वो कोर्ट में इस मामले को पहुंचा देती है। जज के दिमाग में और सभी के दिमाग में ये माइंड में सेट हो जाती है बातें कि शायद हो सकता है कि इसी ने ऐसा कुछ किया हो। बाकी सबूतों के आधार पर उसमें किसी में भी ये साबित नहीं होता कि धनंजय इस मामले में दोषी पाया गया। लेकिन कानून अपना काम कर चुका था, क्योंकि इस मामले की सुनवाई के दौरान उसकी माँ ने कई बार वो हेयरिंग पे भी नहीं आती थी कोर्ट में, और उसके माता पिता ने सबने ये शहर एक साथ छोड़ दिया था और उनका इंटरेस्ट नहीं था कि इस केस को आगे तक बढ़ाया जाए। उनकी इस तरह की हरकत थी कि वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए मामला, और वो तारीख पे भी आना बंद कर दिया था। जिसके साथ इस तरह की घटना होती है, क्या वो तारीख पे नहीं आएगा? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस मामले को शक के दायरे में लाते हैं कि शायद वो निर्दोष था या उसे किसी ने फंसाया गया था, साजिश थी या हत्याकांड था। ये तो धनंजय जानता है या हेतल पारिक जानती है, ये तो लोगों का अनुमान ही है। आखिर धनंजय बेकसूर था या कसूरवार, ये तो वही जानते हैं।